जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार पैरा मेडिकल के लिए और मात्र आपके पास एक दिन का समय बचा है अपनी पूरी तैयारी को करने के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। जो आपका 24 मई का पेपर होने वाला है उसमें आपको हुबहू आने वाला प्रश्न बताएंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके 24 मई के पेपर में यही सवाल देखने को मिलेगा। एक्वा रोजिया अम्ल राज्य में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल है पैरामेडिकल में काफी बार पूछा जा चुका है एवं इस बार आपके पेपर में साइंस में यह प्रश्न बनेगा। एक्वा रोजिया अम्ल राज्य में जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1 होता है। इसको कैसे याद करेंगे साथियों? अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप कैसे सही करोगे? तो आप यहां पर देख सकते हो HNO3 में सूत्र में 3 दिया हुआ है और HCl में कुछ नहीं दिया है तो नहीं रहेगा, तो 1 मान लेंगे। तो 3:1 ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्वा रोजिया में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है ना। यह आपके पेपर में आने वाला सवाल है, तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, ठीक है ना। चलो, इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। HNO3 मतलब 3, इसमें 3 है और HCl में 1 है, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है जो कि 24 मई के पेपर में छपेगा। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार के किस शासक ने किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपको बताना है कि प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? आप बिल्कुल सही करोगे, ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन है? आपके पेपर में पूछेगा पाल वंश के संस्थापक कौन है साथियों? गोपाल हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यहां से सवाल बनते हैं, ठीक है ना। हुबहू आपको यही सवाल देखने को मिलेगा। 3 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, राजीव कुमार। कौन है साथियों? राजीव कुमार। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपके पेपर में पूछेगा कि केमा मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त है, आप याद रखोगे। केमा मुख्य चुनाव आयुक्त है 25वां, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यहां से सवाल बनेंगे। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, आप याद रखिएगा। वो भी 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त है, आप याद रखोगे। 4 नंबर आपका सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहले आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। देखते हैं इसका जवाब। अगर आप तैयारी अच्छी की हो तो इसका जवाब कमेंट में दोगे, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पर सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं, मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने साइंस का 25 क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में भी पूछा जाता है, जीके का 20 क्वेश्चन। तो अभी जीके का हम लोग करें, तो जीके का जो बचा 20 में से 18 प्लस प्रश्न सही कर देगा, मानो कि उनको सरकारी कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। तो कोशिश करो 20 में से 18 प्लस प्रश्न सही करने का, क्योंकि यह 24 मई का पेपर है। तो मतलब यहाँ सही करोगे, मान लो कि अपना पेपर में सही कर रहे हो, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाएगा, ये आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। जैसे में और भी देख सकते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में छपेगा। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 1 मई को आपका क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस से, आप याद रखोगे, आपके पेपर में छपता है, ठीक है ना। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, आप याद रखोगे। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है साथियों।
आपका अगला नंबर सवाल है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो यक्षगान है यह किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? यह कर्नाटक का हो जाएगा। यह किस राज्य का हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? ये आपका कर्नाटक का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। आपका 6 नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? बताइएगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 यानी अनुच्छेद 44 में सभी व्यक्ति को समान अधिकार का अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। आप याद रखोगे साथियों, आपके पेपर में यहां से सवाल बनेंगे, आप लोग का जवाब भी कमेंट में आते रहना चाहिए। ठीक है, चलो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आपका बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए साथियों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। ये कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। इसका जो शुरुआत हुआ था साथियों 1969 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? 1969 ईस्वी से शुरू किया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में यह दिया जाता है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा या पूछा जाता है कि सिनेमा क्षेत्र का पितामह किसे कहा जाता है? सिनेमा क्षेत्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार को सिनेमा जगत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कल आपको 24 मई वाला एकदम ओरिजिनल पेपर करवाएंगे। ठीक है ना, आप इतना विश्वास रखो कि जो मैं करवा दिया वहां से 80-90% आपके पेपर में लड़ेगा। तो सभी कोई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज 23 मई, अगर आप क्लास आज देख रहे हो तो आज 23 मई है, कल आपका 24 मई मतलब सुबह, और आज 23 मई के शाम का जो भी वीडियो आएगा साथियों, आप उसको देखकर एग्जाम में चले जाना। ठीक है ना, चलो। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके पेपर में आने वाला सवाल है। हाल ही में खोजा गया सफेद मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? एकदम इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भी एक दो सवाल डालेगा, तो आप ऐसे सवालों को बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। सफेद मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। हाल ही में खोजा गया सफेद मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? गुजरात में। सफेद मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है, वहां से पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ में है? राजस्थान। आप बिल्कुल सही करोगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? वाशिंगटन DC है। कहाँ में है? वाशिंगटन DC में। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपके पेपर में पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। आप याद रखेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? बताइएगा, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है साथियों? समताप मंडल में पाई जाती है। आप याद रखोगे, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है साथियों? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है ना, यह लगभग लगभग समताप मंडल किसको बोलेंगे? तो धरती से 15 से 35 किलोमीटर तक ऊपर, धरती से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर सतह को, सतह तो ऐसे नहीं, उसको हम बोल सकते हैं 15 से 35 किलोमीटर धरती से ऊपर जगह को हम लोग समताप मंडल कहते हैं, जहां पर हवाई जहाज ये सब आपका उड़ता है। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। 11 नंबर सवाल है साथियों, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का
जैसे में यहाँ से आपके पेपर में सवाल बनेगा कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, भगवान महावीर थे। उनका जन्म बिहार में कहाँ में हुआ था, आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा उनका जन्म कहाँ में हुआ था, बिल्कुल सही करोगे साथियों। वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ में हुआ था, वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल है 12 नंबर सवाल को आप अच्छे से कवर करना। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है साथियों। आप याद रखोगे, पूर्णिया। कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है, पूर्णिया। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। 1 मिनट का वेट करेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा साथियों, पूर्णिया। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। आपके पेपर में पूछेगा पूछेगा कि जूट को और किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूरे देश में बात करेगा साथियों, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पर बिहार की बात कर रहा था, तो बिहार में सबसे ज्यादा पूर्णिया। लेकिन देश के पूछेगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल छपेगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। और ये जो किया गया था 1998 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट जाएंगे। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं या जो भी क्लास हो सबसे पहले आपके पता चले, तो आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया है। ठीक है ना, टेलीग्राम का मतलब लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाइएगा, क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पीडीएफ ये सब रहेगा, आपको वहीं पर डाल दिया जाएगा साथियों। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल है कि असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था साथियों, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, आप याद रखोगे। अगर पूरी डेट की बात करें, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है ना, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आपका चौरी चौरा कांड हुआ था, आप याद रखोगे। 1930 ईस्वी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर 1942 की बात करें साथियों, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। ठीक है ना, ये सारे पूछे जाने वाले सवाल हैं, आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। आपका अगला नंबर सवाल है कि जो प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, जो प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, वह किनका किताब है, आपको बताना है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, तो आप बिल्कुल सही करोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसका किताब है, आप बिल्कुल सही करोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। किसका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में आने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना, चलिए, और यहाँ से बहुत सारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आप याद रखोगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बहुत सारे पत्रिका लिखे गए थे, जैसे में यंग इंडिया और सत्य और अहिंसा, ऐसे उनके द्वारा बहुत लिखा गया था, तो आप याद रखोगे। ठीक है ना, तो प्रसिद्ध विंग्स और फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपके पेपर में पूछेगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, चलो 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, आप लोग बिल्कुल सही करोगे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति कहने का मतलब है, हरित क्रांति का संबंध किससे होता है, तो हरा चीज, जैसे फसल उत्पादन से होता है। हरित क्रांति का संबंध किससे, तो फसल उत्पादन से, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। ठीक है, ये भारत में पूछ रहा है ना, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, लेकिन यही विश्व लेवल पर पूछेगा, तो आप याद रखोगे नॉर्मन बोरलॉग। कौन, नॉर्मन बोरलॉग, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आपके पेपर में छपेगा।
आपका अगला नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा साथियों? सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, वेनस यानी शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, आप याद रखोगे। और अगर हम पूछे कि सबसे किस ग्रह को लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह कहा जाता है, तो मंगल को। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल छपेगा। आपका 18 नंबर सवाल है साथियों, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइएगा। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। आपके पेपर में पूछेगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, आप बिल्कुल सही करोगे, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आप याद रखोगे। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था, बताना है आपको। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था, आप याद रखोगे साथियों, इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था, तो शुंग वंश। क्या सही करोगे? शुंग वंश। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। आपके पेपर में यहां से बनता है सवाल साथियों, तो आप याद रखोगे। या कभी कभी पूछता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बिल्कुल सही करोगे, बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, जो कि आपके पेपर में ऐसा सवाल बनता है। ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, 20 नंबर आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप लोग सभी बच्चे को पता होगा कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है। अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि आपके पेपर में पूछेगा। और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति, आपके पेपर में पूछेगा कि 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो आप द्रौपदी मुर्मू को सही करोगे। अभी तक भारत में 2 बार महिला राष्ट्रपति बन चुके। एक पहला बार बनी थी प्रतिभा पाटिल, दूसरा बार द्रौपदी मुर्मू, आप याद रखोगे। और जो ये द्रौपदी मुर्मू है वो ओडिशा की रहने वाली है, आप याद रखोगे। और ये भी पूछता है कि यह किस जनजाति से संबंधित है, तो संथाल जनजाति से। ठीक है, आप याद रखोगे, पूछेगा। ठीक है ना, संथाल जनजाति, आप बिल्कुल सही करोगे, संथाल जनजाति से। ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है। अच्छा, यहाँ पर अब आपका साइंस का प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पर जीके में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। चलो, अब हम लोग साइंस में भी चलते हैं, इसका जवाब आना चाहिए आप सभी का। साइंस में देख लीजिएगा, साइंस में सेम वही प्रश्न फिर से ऐड हो गया है कि एक्वा रोजिया में अम्लराज मतलब HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो मैंने बताया था कि 3, देखिए इसमें रहता है तो 3, और इसमें कुछ नहीं है तो 1। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 1। हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होगा? 3:1 हो जाएगा। बिल्कुल याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। चलो, आपका अगला नंबर सवाल की ओर अब चलते हैं, जो कि आपके पेपर में आएगा। मानव शरीर में वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे, आपका जवाब आना चाहिए। मानव शरीर में वसा का पूर्ण रूप से मतलब पूरा तरह से पाचन किस अंग में होता है? तो आप सभी को पता होगा, छोटी आंत में पूरा वसा का पाचन हो जाता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत के अगर जगह का नाम पूछेगा तो उसका नाम होता है इलियम। क्या नाम होता है? छोटी आंत का नाम होता है इलियम। भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है साथियों? छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? इलियम में, आप याद रखोगे। ठीक है, ये सब आपके पेपर में बनने वाले सवाल हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताइएगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है साथियों? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है साथियों? तो लाल रंग का। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब है कि दूर से ही वह चीज आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो लाल रंग को आप देखिएगा तो ये दूर से ही आपको दिखाई देगा, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग खतरे को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछेगा या पूछ सकता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आप याद रखोगे। ठीक है, साइंस में 25 क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें टारगेट लेकर चलो 20+ प्रश्न सही करने का। ठीक है ना।
चलो, और आपका सेंटर कहाँ पड़ा है कमेंट में एक बार बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि कल ही आपका पेपर है तो सारा बच्चा तो ढेर आज ही चला जाएगा, ठीक है ना, तो बताइएगा आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। आपका अगला नंबर सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है साथियों, तो आप बिल्कुल सही करोगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका सूत्र होता है MgOH का होल्ट वाई। MgOH का क्या होता है, होल्ट वाई होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनता है। और एक केमिस्ट्री से प्रश्न यहाँ पर सूत्र पूछ दिया है, सूत्र से। आपका अगला नंबर सवाल है कि परियोडी मॉडर्न परियोडी टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, परमाणु एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको सजाया गया है, ठीक है। और यहाँ से पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था, तो मोस्ले ने दिया था। किसने दिया था साथियों, मोस्ले ने। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनते हैं। आपका 6 नंबर आपका सवाल है कि वाहनों को पीछे देखने के लिए जो गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो शीशा का प्रयोग किया जाता है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे, उसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण कहने का मतलब है वस्तु को छोटा करके देखना, तो उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगर गाड़ी की हेडलाइट की बात करेगा तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। और यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि जो चिकित्सक होते हैं दांत नाक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपके पेपर में सवाल बनेगा। और ये विज्ञान का इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं जो कि आपके पेपर में बनेंगे। कवक के अध्ययन को विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपका जवाब आना चाहिए, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। आप याद रखोगे। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट करवा देते हैं, जैसे में शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। आप याद रखोगे। जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है साथियों, तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सिरे आपके पेपर में छपेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ जाता है। 9 नंबर आपका सवाल है साथियों, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। आपका अगला नंबर सवाल है, 10 नंबर आपका सवाल है कि डायनेमो एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, मतलब जो डायनेमो है वह क्या से क्या में परिवर्तित करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप याद रखोगे। 10 का बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। 11 नंबर आपका सवाल है साथियों, धोबन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने वाला जो सोडा होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है, उसका सूत्र क्या होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। Na2CO3 इंटू 10H2O धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है साथियों। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सही करोगे। आपका 12 नंबर सवाल है, अच्छे से कवर करोगे। कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 में किस वैज्ञानिक ने किया था। आप बिल्कुल सही करोगे। कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 में हुआ था। किस वैज्ञानिक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सिरे आपके पेपर में पूछा जाएगा। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। आप याद रखेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है साथियों कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता अगर मापना है तो हम लोग डेसिबल से मापते हैं। किससे मापते हैं साथियों, डेसिबल से मापते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछेगा कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो डेसिबल से मापा जाता है, ठीक है। चलो, और आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, हर्ट्ज। आपके पेपर में बनेगा। चिट्टी के डंक में कौन शामिल पाया जाता है जिसके कारण त्वचा पर जलन होता है। चिट्टी के डंक में कौन शामिल पाया जाता है जिसके कारण त्वचा पर जलन होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, मेथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, और
इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है? किस विटामिन के कारण बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन डी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी के कारण। यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा, विटामिन डी के कारण आपका होता है, ठीक है ना, आप याद रखोगे। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस गति पर आधारित है साथियों? तो ये तृतीय नियम पर आधारित है, मतलब क्रिया के प्रतिक्रिया नियम। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तृतीय नियम पर आधारित होता है। आपका अगला नंबर सवाल है, एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? बताइएगा, एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, एथिल मरकैप्टन। कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिल मरकैप्टन का। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों, ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती है? मतलब रुधिर का अगर थक्का बनाना है तो कौन सी रक्त कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती है? तो आप बिल्कुल सही करोगे, प्लेटस। क्या यहाँ पर होगा? प्लेटस। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, जो कि आपके पेपर में आएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस मुख्य वैज्ञानिक कारण का है? बताइएगा कि जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है वह किस परिवर्तन के कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि आपके पेपर में पूछेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं मुक्त आयन। इसमें क्या होते हैं? मुक्त आयन। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। पेंसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था, ठीक है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनता है, वो भी 1928 ईस्वी में। आपका अगला नंबर सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना हो जाता है? बताइएगा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना हो जाता है? तो 1/6 भाग हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। घेंघा रोग भोजन में किसकी कमी के कारण होता है? बताइएगा, घेंघा रोग भोजन में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है। घेंघा रोग भोजन में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। 25 नंबर आपका सवाल है कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है साथियों? ये टंगस्टन का बना होता है। बिजली का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। और जो हीटर का तार होता है वह किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस के 25 क्वेश्चन को हमने क्लियर किया। तो अब आप लोग स्कोर अपना कमेंट में बताइएगा, आपका कितना प्रश्न यहाँ से सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल के क्लास के लिए आप लोग चैनल को फटाफट सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे।